जय हिंद दोस्तों। तारीख है आज 28 जून और आज के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, इस पर्सन का नाम है इलॉन मस्क, वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा अमीर हैं ये एंड इनका बर्थडे है आज। तो आपको इनका फेस याद रखना है। इनके फेस से मिलता जुलता पर्सन है एक, इलॉन नाम से। वो फ्लाई कर रहा है एक वाइट वल्चर के ऊपर। एक बहुत बड़ा वाइट वल्चर है, उसके ऊपर वो फ्लाई कर रहा है और वो उसकी केयर कर रहा है। मतलब इलॉन वाइट वल्चर की केयर कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसको एक पिन घुसा था पैर में, जिसकी वजह से वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। 72 डॉक्टर्स वहाँ पे आए उसको देखने के लिए, लेकिन फिर वो बंगाल के एक जिम में गया जिसने उसकी हेल्प करी। ठीक है। उसके बाद इलॉन ने एक गार्जियन क्रिएट किया है जो कि फायर से चल रहा है। मतलब उसका आर्मर पूरी तरह से फायर में भरा हुआ है, पूरी आग आग लगी हुई उस आर्मर के ऊपर, जो कि सुनामी से सेव कर रहा है। आर्मर जो है वो सुनामी से सेव कर रहा है। वो गार्जियन जो है वो सुनामी से हम लोगों को सेव कर रहा है, बंगाल के पास में पोर्शन जो है। ठीक है। उसके बाद है, जब वो इंडिया में थोड़ा अंदर की तरफ आया तब उसके ऊपर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस चल गया और उसे 124 जेलों के अंदर चक्की पिसवाई गई। 124 जेल्स के अंदर उसे चक्की पिसवाई गई। पर इलॉन तो इलॉन है, वो जेल के अंदर भी ट्रेडिंग करने लगा और स्टॉक मार्केट्स करने लगा और एक कंपनी को प्रॉफिट कमा के दिया। उस कंपनी का नाम है 1.2। ठीक है। उस 1.2 को 2 बना दिया उसने। ठीक है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद एक 83 ईयर्स ओल्ड यूनिकॉर्न ने उसकी हेल्प करी। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न होते हैं जो घोड़े होते हैं एक सींग वाले। ठीक है। उसके बाद लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागा, रेस्क्यू होकर भागा, वहाँ से जेल से भागा, उसका सडन माइंड चेंज हुआ और वो तमिलनाडु में आकर कॉलेजेस बिल्ड करने लगा और बहुत शानदार शानदार कॉलेजेस उसने बिल्ड करे। ठीक है। ये इतनी छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी को आपको याद रखना है। अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर, तो शुरू करते हैं। वाइट रम्प्ड वल्चर्स में 20 ऑफ देम रिसेंटली ब्रॉट टू वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इन केरवा, मध्य प्रदेश। मतलब हरियाणा से 20 वाइट रैम्प्ड वल्चर्स को मध्य प्रदेश लाया गया है। वाइट रैम्प्ड वल्चर्स एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि बहुत कम बचे हैं दुनिया के अंदर अभी, और उनके वाइट पैचेस होते हैं जो वल्चर्स, गिद्ध जिन्हें बोलते हैं आप हिंदी में, गिद्ध। और उनका साइंटिफिक नेम है जिब्स बेंगलिनेसिस। देख लीजिएगा एक बार इसकी स्पेलिंग वगैरह अच्छे से। और इनको इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर भी बोला जाता है और ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर भी बोला जाता है। IUCN ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। IUCN अभी आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि कौन कौन से जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स के या प्लांट्स वगैरह के, वो ज़्यादा हैं कि कम हैं या बहुत कम हैं या बिल्कुल एक्सटेंट हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन ये वाली ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करती है। और ये जो वाइट रैम्प्ड वल्चर्स हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि वाइट रैम्प्ड वल्चर्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंदर भी इनको बचाने का हमें संविधान में बताया गया है कि हाँ भाई इनको बचाना है। सेकेंड पार्ट आते हैं, नासाज गार्जियन सिस्टम। इन्होंने एक गार्जियन सिस्टम बनाया है। ये गार्जियन सिस्टम यूटिलाइज किया गया है सिग्नल से, जो कि ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स पे GNSS से डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ये बताएगा ये कि सुनामी आ रही है या नहीं। अभी इसे रिंग ऑफ फायर पे टेस्टिंग की जा रही है। रिंग ऑफ फायर एक जगह है। अब आपको ये एक होमवर्क है कि आप रिंग ऑफ फायर मैप के अंदर देखो, गूगल पे जाओ या फिर अगर आपके पास अभी ग्लोब या फिर कोई वर्ल्ड मैप है तो वहाँ पे चेक करो रिंग ऑफ फायर क्या होता है, और फिर आके कमेंट सेक्शन में बताओ कि ठीक है आपको मिल गया है, और उसके आसपास कोई भी एक कंट्री का नाम बता दो। सिर्फ एक कंट्री का नाम आपको करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आया है सेडिशन लॉ के हिसाब से, क्योंकि मतलब कुछ जगहों पे ये बोला जा रहा है कि जो सेडिशन लॉ है हमारा वो मिसयूज़ हो रहा है। सेडिशन लॉ का मतलब हम लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम देश के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोलना थोड़ा अटपटा लग रहा है उनको। तो उनके जो भी हमारे जो कमीशन लॉ कमीशन वाले पर्सन हैं, उन्होंने बोला है कि 124A के अंडर जो सेडिशन लॉ आता है वो रहना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ताकि हमारी जो कंट्री है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ये बोला जा रहा है। अब ये सेडिशन लॉ के हिसाब से एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर बेल नहीं आएगी और इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल से लेकर लाइफ टाइम तक। अब प्रॉब्लम यहीं पे लोगों को आ रही है कि यार इतना पावरफुल, इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, तो इसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी बंदा या फिर बंदा बोलो
गवर्नमेंट जो हमारी है वो इसका मिसयूज़ कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है। तेलंगाना के ऊपर तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश जो अपना है, वहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग 2 जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ लगा दिया था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं, जो तेलुगु स्पीकिंग चैनल्स बोल रहे हैं कि कोविड के समय गवर्नमेंट ने सही काम नहीं किया, ये सही बोल रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ये सेडिशन लॉ नहीं निकाल सकते। इन शॉर्ट, अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ सकती थी। इस चीज़ के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है। अब अगला जो है वो ये है कि हमारा जो Q4 चल रहा है उसके अंदर अभी अकाउंट डिफिशिएंट थोड़ा नैरो हुआ, 1.3 बिलियन पे आया है। मतलब पहले हमारा जो नैरो डिफिशिएंट था वो काफ़ी ज़्यादा था, 16 बिलियन तक पहुंच गया था, अब 1.3 बिलियन पे आ चुका है। लेकिन अगर आप टोटल इसको देखोगे कि 2022 में कितना है और 2023 में कितना है, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसे तो दिखाया गया ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई 1.3 बिलियन आ चुका है। वैसे तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 के अंदर जो हमारा डेफिशिएंट था, डेफिशिएंट मतलब क्या, जो हमारी कटौती हुई है, मतलब एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो हम लोग मंगा रहे हैं चीज़ें और जो हम लोग भेज रहे हैं चीज़ें, अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ मंगा रहे हैं तो वो हमारा डेफिशिएंट गिना जाएगा, और अगर हम ज़्यादा चीज़ भेज रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट गिना जाएगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर हम लोग कम चीज़ मंगा रहे हैं और ज़्यादा चीज़ भेज रहे हैं, उससे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ मंगा रहे हैं और कम चीज़ बेच रहे हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट नहीं, नुकसान होगा। तो वही डेफिशिएंट के तौर पर बोला गया है कि जो हमारा पहले डेफिशिएंट था 2022 में, वो 1.2% ऑफ आवर जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन 2023 में ये 2% हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा एक रेशियो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को लेकर, कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में एक डिप हुआ है। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप सच में कोई घोड़ा नहीं है जिसके सर पे सींग है, वैसे तो नाम तो वही दिया जाता है, लेकिन यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक्चुअल में वो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि $1 बिलियन से ज़्यादा का एस्टिमेट रख लें। $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ एस्टिमेट, लगभग मिनिमम। उसके बाद आपने 2 और टर्म्स नहीं सुने होंगे, आज आप सुन लोगे, गेजल्स एंड चीताज। आपने यूनिकॉर्न तो सुना होगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गया, यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गया, लेकिन गेजल्स एंड चीताज के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो ये जो गेजल्स और चीताज है, इसका नॉर्मल टर्म ये है कि गेजल वो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जो आने वाले 3 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बन जाएंगी। उनका टर्म, उनका जो टोटल प्रॉफिट है या टोटल जो एवेल्युएशन है वो 7,500 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। और जो चीताज है वो कंपनियां हैं जो आने वाले 5 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बन जाएंगी, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा है ये सिस्टम। अब आखिरी है ये जो हमारा पॉइंट पड़ रहा है हमें, ये हमारी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। हमारी कंट्री की स्पेसिफिकली बोलूँ तो कॉलेजेस को लेकर, ए मॉडल फॉर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब जो बताती है, रैंकिंग्स बताती है कि इंडिया में टोटल कितने बढ़िया बढ़िया कौन कौन से कॉलेजेस हैं। 2017 में 535 कॉलेजेस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था कि ठीक है हमें रैंकिंग करवाओ, और 2023 में 2,745 ने इसको मतलब इसके अंदर किया है पार्टिसिपेट, ठीक है। मतलब 5 टाइम्स मोर यहाँ पे पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस दिखाया है। अब ये करते क्या है, टॉप 100 कॉलेजेस ये सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भी ये टॉप 100 है। अब जैसे ये टॉप 100 करेंगे, इनका वैसे भी एक तरीके से रेपुटेशन बहुत बढ़िया है इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की वजह से ये टॉप 100 कॉलेजेस का जो एडमिशन रेट है वो बिल्कुल हाई चला जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इस बार जो टॉप 100 कॉलेजेस आए हैं, उन टॉप 100 में से जो टॉप 35 हैं वो सारे के सारे तमिलनाडु के हैं। मतलब इन टॉप 100 में से 35 कॉलेजेस तमिलनाडु के हैं। मैं टॉप 35 की बात नहीं कर रहा, टोटल 35 100 में से तमिलनाडु के हैं। उसके बाद है हमारा केरला भी है, उसके बाद बंगाल भी है, और उसके बाद दिल्ली भी है, ठीक है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन ये आई हुई है, और इस पूरी जो वीडियो है इसे 2-3 बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्लो करके देखना अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको, और थोड़ा फास्ट करके देखना अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।